गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू भारत ह्यूमैनिटीज़ क्लासेस। प्यारे बच्चों, किसी ने खूब कहा है कि मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान मिलती है। इसका अर्थ है कि अगर जीवन में कुछ क्या करना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, तो हौसला बनाकर रखना चाहिए। इंसान को जोश, अपने जोश के बल पर ही वो क्या कर सकता है, जीवन के अंदर सफलता को हासिल कर सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट द नेक्स्ट बुक ऑफ आवर सोशल साइंस, दैट इज द पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, और उसका चैप्टर नंबर 1 है पावर शेयरिंग। ओके, बट बिफोर वी डिस्कस आवर चैप्टर, आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस? क्या है राजनीतिक विज्ञान? ठीक है, राजनीतिक विज्ञान क्या है? द ब्रांच ऑफ नॉलेज, द branch of knowledge that deals with the state and the system of government. The state and the system of government. The system of गवर्नमेंट। सिंपल। क्या है राजनीतिक विज्ञान? ज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम किसी राज्य और वहाँ की जो सरकार है उसके तंत्र के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। कोई राज्य कैसा है, डिक्टेटरशिप के अंडर में है, डेमोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक है, मोनार्की है, ये सब हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? तो आपके स्कॉलर हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, जिनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। देखो, राजनीतिक विज्ञान के अंदर हम राज्य और उससे संबंधित जो सरकार है, सरकार की संरचना है, संविधान है, इन सब के बारे में क्या करते, स्टडी करते हैं। सो दिस इज अबाउट योर पॉलिटिकल साइंस। नाउ स्टार्ट आवर चैप्टर, पावर शेयरिंग। पावर मीन्स क्या होता है? शक्ति, और शेयरिंग साझेदारी, सत्ता की साझेदारी। शेयरिंग इज ए गुड हैबिट। लोग कहते हैं कि शेयरिंग इज अ गुड हैबिट। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। स्टूडेंट्स, भारत एक कैसा देश है? एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, और डेमोक्रेटिक कंट्री की जो सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसके अंदर पावर का कंसंट्रेशन नहीं होता है, बल्कि पावर का क्या होता है, डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ पावर। ये किसी भी लोकतांत्रिक देश की क्या होती है, सबसे बड़ी क्या होती है, पहचान होती है। तो जब हम पावर शेयरिंग के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाई एन इंटेलिजेंट शेयर ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज एसेंशियल इन ए डेमोक्रेसी। हमारे कंट्री के अंदर दोनों फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी है, हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी। एक एक को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मैं कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को कि सिंपल सी बात है, पावर शेयरिंग कहाँ पर होती है? कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री जो होता है उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है पावर शेयरिंग। क्या होती है? पावर शेयरिंग। अभी मैंने बताया कि पावर इज शेयर्ड बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। देखो प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है, 3 ऑर्गन होते हैं, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशरी। लेकिन मैं इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूं कि सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है वो किसने दिया था? वो दिया था मोंटेस्क्यू ने। किसने दिया था? ध्यान से सुन लीजिए, मोंटेस्क्यू ने क्या दिया था? ये प्रिंसिपल दिया था, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है।
9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा भी होगा कि वो बुक जो किसने लिखी थी, मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी, जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये कब लिखी थी? 1748 के अंदर लिखी थी। ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला स्कॉलर जिसने बात की थी सेपरेशन ऑफ पावर अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट बिटवीन, ये अपना लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, वह कौन थे? वो आपके मॉन्टेस्क्यू थे, जिन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज, 1748। ठीक है। और इस मॉडल को सबसे पहले किस कंट्री ने अपनाया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। So in power sharing, power is divided among the different organs of the government, levels of the government, between political parties and pressure group and linguistic and social group। देखो सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं, फिर हम दो कंट्रीज के केसेस यहां पर क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी? पावर शेयरिंग मीन्स डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, levels of the government, political parties and pressure group, and linguistic and social groups, that is known as power sharing। ठीक है। तो पावर शेयरिंग का जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में होना चाहिए, तो वो थे आपके मॉन्टेस्क्यू। क्या नाम था उनका? मॉन्टेस्क्यू। ओके। सो इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द पावर शेयरिंग इन रेफरेंस ऑफ द टू कंट्री। हम दो कंट्री की कहानी यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और वो क्या रेफरेंस होगा? वो रेफरेंस होगा पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी। इन दिस चैप्टर वी ऑल्सो डिस्कस दैट व्हाई power sharing is desirable and what is the need of power sharing। So the first country that we are discussing here, that is the Belgium। सबसे पहला देश जो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जिसके बारे में, वो आपका क्या है? बेल्जियम है। Belgium is a small country in Europe, a small country in Europe। यूरोप का एक छोटा सा देश। ठीक है। एरिया कितना है? एरिया लाइक एज एन हरियाणा। इसका जो क्षेत्रफल है लाइक आर हरियाणा, हमारे हरियाणा के जैसा है। नंबर एक बात। सेकंड, इसकी जो पॉपुलेशन है वो हाफ है, अप्रोक्स 1 करोड़ से अभी तो ज़्यादा है, लेकिन 1/2 है, 1/2 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। ठीक है। हरियाणा की पॉपुलेशन का आधा है। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है। बट एक छोटे से देश के अंदर काफ़ी बड़ी क्या है? एथनिक डाइवर्सिटी है। एक पॉइंट और है इसके बारे में कि ये अपने जो बॉर्डर है वो किन कंट्रीज के साथ शेयर करता है, तो इट हैज़ बॉर्डर विद तो सबसे पहला कंट्री आपका फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस। दूसरा है नीदरलैंड, जर्मनी। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ठीक है। ये एनटीएससी में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि जो बेल्जियम है वो अपनी सीमाएं किन किन देशों के साथ क्या करता है? शेयर करता है। तो 4 कंट्रीज हैं, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। पॉपुलेशन मैं बता चुका हूं 1 करोड़ से ज्यादा है, हाफ ऑफ द हरियाणा है, लगभग हरियाणा की पॉपुलेशन की क्या है? आधी है। यहां तक सबको क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम की। किसकी बात करेंगे? एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। देखो एथनिक का मतलब समझिए, एथनिक का मतलब होता क्या है? एथनिक का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ है ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। ठीक है। समाज का विभाजन अलग अलग संस्कृतियों के आधार पर। यहां पर 59% पीपल, जरा ध्यान से देखना है, 59% पीपल
कौन सी भाषा बोलते हैं? डच स्पीकिंग है। कौन सी है? डच स्पीकिंग, ठीक है। और कौन से रीजन के अंदर रहते हैं? फ्लेमिश के अंदर। कौन से रीजन में रह रहे हैं? फ्लेमिश। फ्लेमिश रीजन हो गया। 59% कौन सी भाषा बोलने वाले लोग हैं? डच भाषा बोलने वाले लोग हैं। 40% आपके क्या हैं? फ्रेंच स्पीकिंग है। कैसे हैं? फ्रेंच स्पीकिंग, जो आपके कौन से रीजन में रहते हैं? वेलोनिया रीजन के अंदर रहते हैं। कौन से रीजन में रहते हैं? वेलोनिया, ठीक है। 1% आपके क्या है? रिमेनिंग जो पर्सन है वो जर्मन स्पीकिंग है। कौन से स्पीकिंग है? जर्मन स्पीकिंग। देखो मेजॉरिटी के अंदर कौन सा आपका कम्युनिटी है? डच स्पीकिंग। माइनॉरिटी कौन हो गई? फ्रेंच एंड जर्मन। जर्मन बहुत कम संख्या के अंदर है, ठीक है। ये आपका एथनिक कंपोजिशन हो गया कहां पर? बेल्जियम के अंदर। अब बेल्जियम की कैपिटल का नाम क्या है? ब्रुसेल्स। जरा ध्यान से देखिए, ब्रुसेल्स, जहां पर यूरोपियन यूनियन का क्या है? हेडक्वार्टर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईयू जो 1992 के अंदर बना था, ध्यान से सुन लीजिए, यूरोपियन यूनियन 1992 के अंदर बना था, इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स के अंदर, ठीक है। ब्रुसेल्स के अंदर जो एथनिक कंपोजिशन वो जस्ट इसका अपोजिट है। यहाँ पर 80% जो पीपल हैं वो आपके फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं और 20% आपके यहाँ पर कौन है? डच स्पीकिंग पीपल। इज इट क्लियर? ये एथनिक कंपोजिशन हो गया पूरे कंट्री का, बेल्जियम का। ये एथनिक कंपोजिशन हो गया द कैपिटल ऑफ बेल्जियम इन ब्रुसेल्स। ओके, सो व्हाट वाज द टेंशन between the Dutch speaking and the French speaking? These people who are in majority in the country but they are in minority in the capital Brussels. Okay, this community, minority community, was relatively rich as compared to majority Dutch community. अब प्रॉब्लम कहाँ थी कि फ्रेंच जो कम्युनिटी थी ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वे में किससे ज्यादा पावरफुल थी? डच कम्युनिटी से ज्यादा पावरफुल थी। Yes, this was resented by the Dutch-speaking community who got the benefit of economic development and education much later. इनको economic development और जो education का जो क्या था एडवांटेज था वो बहुत बाद में मिला था। सो दिस वाज द मेजर टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग पीपल एंड द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। ये सबसे बड़ी समस्या थी डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में। ओके, दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s। 1950 से 1960 के दशक के अंदर एक बहुत बड़ा टेंशन क्रिएट हो गया। कहाँ बच्चों? बेल्जियम के अंदर, ठीक है। अब ब्रुसेल्स में बिल्कुल अपोजिट क्या था? कंडीशन था किसके बीच में? फ्रेंच और डच के बीच में। सो दिस इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड द ब्रुसेल्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि किस तरीके से ये जो टेंशन क्रिएट हुई थी बेल्जियम के अंदर, ध्यान से सुनना है, उसको किस तरीके से क्या किया गया था? शॉर्ट आउट किया गया था। एक छोटा सा कंट्री जिसके अंदर इतनी ज्यादा एथनिक डाइवर्सिटीज, तो बड़ा ही एक क्लेवर मॉडल, जिसको मैं मानता हूं कि बड़ा ही चतुराई भरे मॉडल से इस प्रॉब्लम का क्या किया था, जो आपकी बेल्जियन गवर्नमेंट है उन्होंने क्या कर दिया था? सॉल्यूशन कर दिया था। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है आपका एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, कि किस तरीके से समस्या का क्या किया गया? समाधान किया गया। समस्या समझ में आ गई, समाधान समझ में आ जाएगा। बेल्जियन लीडर रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। जो बेल्जियम की सरकार थी उन्होंने क्या किया? रिकॉग्नाइज किया, मान्यता दी, हर संस्कृति को दी, मेजॉरिटी माइनॉरिटी कम्युनिटीज को, दोनों को क्या दिया? इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन 1970 टू 1993। ध्यान से सुनना है, 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम गवर्नमेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने अमेंडमेंट किए प्यारे बच्चों? 4 अमेंडमेंट्स किए। 4 अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है कि संविधान के अंदर किसी भी तरीके का बदलाव, एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अमेंडमेंट्स। हमारे इंडिया के अंदर जो अमेंडमेंट प्रोसेस है वो कौन से आर्टिकल के अंदर है प्यारे बच्चों? वो आर्टिकल 368 के अंदर है। जरा ध्यान से सुन लीजिए। और ये जो प्रोसेस है, अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है, वो हमने किस कंट्री से लिया है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वो लिया है हमने साउथ
अफ्रीका से। कहां से लिया प्यारे बच्चों? साउथ अफ्रीका से। तो कितने अच्छे तरीके से बेल्जियम की गवर्नमेंट ने टेंशन को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। अब कौन कौन से एलिमेंट्स थे, जो मेन एलिमेंट है, उनके बारे में हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। Constitution prescribed that the number of Dutch speaking and French speaking minister in the central government shall be equal। तो यहां पर आ जाएगा फर्स्ट जो उनका अमेंडमेंट था, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अब वो चाहे आपका फ्रेंच हो, चाहे वो आपका क्या हो? डच हो। ठीक है, एक केंद्र सरकार के अंदर जो आपके फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग पीपल हैं, उनके जो मंत्रियों की संख्या होगी वो क्या होगी? बराबर बराबर होगी। क्लियर? अब सेकंड जो उन्होंने स्टेप उठाया वो क्या था? मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी का मतलब यहां पर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द state governments of two regions। yes, to the state governments of two regions। अब वो कौन कौन से क्षेत्र थे? एक तो आपका हो गया फ्लेमिश और दूसरा आपका कौन सा हो गया? वैलोनिया। इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। अगर ये लोकल लेवल तक जाए तो इसको हम सेकंड चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? व्हेन सम पावर्स आर टेकन फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन ये जो पावर शेयरिंग है, ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा? वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। और अगर इससे भी नीचे अगर हम जाएंगे तो वो आएगा डिसेंट्रलाइजेशन, और वो भी इसके अंदर है। डिसेंट्रलाइजेशन भी है जब हम पावर्स को कहां भेजेंगे? कम्युनिटी गवर्नमेंट तक क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, सेकंड ये हो गया। थर्ड क्या हुआ? सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स के अंदर एक अलग सरकार की क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई, और वहां पर भी क्या कर दिया गया? इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर डच ने किसको एक्सेप्ट किया? फ्रेंच माइनॉरिटी को एक्सेप्ट किया। इन द सेम वे सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रुसेल्स में जो 80% आपके फ्रेंच पीपल थे, उन्होंने किसको एक्सेप्ट किया? आपके डच पीपल को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। पीसफुल सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव, जिसको मैं मानता हूं क्योंकि ये डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड है, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट was introduced, that was the community government। अब ये हो गया आपका वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। पहला हॉरिजॉन्टल पढ़ाया था, ये आपका क्या हो गया? वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। पहला हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, बेल्जियम गवर्नमेंट हो गई, फिर हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट, फ्लेमिश और क्या हो गई? वैलोनिया, ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो गई, और तीसरा आपका कौन सा हो गया? कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो फोर्थ अमेंडमेंट था ये किससे रिलेटेड था? इंट्रोड्यूस द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। ओके, इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज। अब फ्रेंच, जर्मन और डच अलग अलग जो लोग थे वो अपने क्या करते थे? रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते थे। नो मैटर वेयर दे लिव, कोई मैटर नहीं करता था कि वो कौन से रीजन के अंदर रहते, चाहे वो फ्लेमिश में रहे, चाहे वो वेलोनिया में रहे। इट हैड पावर रिगार्डिंग कल्चर। देखिए अब इनके पास जो पावर थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट किस किस से रिलेटेड डिसीजन ले सकती थी? कल्चर से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, इन सबसे संबंधित जो भी आपके डिसीजंस थे वो कौन ले सकती थी? वो आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती थी। इसके अंदर आपका एक और इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। तो जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो किन से लेकर किसके रिगार्डिंग पावर रखती थी? तो कल्चर, लैंग्वेज और एजुकेशन के रिगार्डिंग वो क्या रखती थी? पावर रखती थी। अब आप सोचिए कि जब सब कुछ बराबर हो गया तो फिर लड़ाई किस चीज की?
हाँ, घर के अंदर कुछ भी खाने का सामान आता है, हम लपक लेते हैं, दो भाई हैं या दो भाई बहन हैं, तो अगर एक पूरी छीन लेता है तो दूसरा क्या करता है, रोता है। फिर मम्मी क्या करती है, मम्मी अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करती है और उसी सामान को आधा आधा बांट देती है और दोनों फिर चुपचाप हो जाते हैं और शांति हो जाती है। इसी तरीके से आपका बेल्जियम के अंदर हुआ कि बेल्जियम के अंदर 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए, जिसके द्वारा क्या हो गया, जो टेंशन था बिटवीन द डच एंड द फ्रेंच, वो क्या हो गया, उसका पीसफुल क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। पहले में क्या किया, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे वो फ्रेंच से रिलेटेड है चाहे वो डच से है। दूसरा है मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द two states government, Flemish and Wallonia. Third था separate government for Brussels, and here is also given the equal representation to both of the community, Dutch and the French. And the third kind of government was introduced, that was the community government, which had power related to culture, language and education. And these are elected, this community government is elected by one speaking people, चाहे वो फ्रेंच था, चाहे डच था, चाहे जर्मन था, और चाहे वो किसी भी एरियाज के अंदर क्या कर रहे थे, रह रहे थे। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताता हूं, हमारे इंडिया के अंदर जब वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की बात करते हो, हमारे पास भी सेंट्रल है, स्टेट गवर्नमेंट है, और तीसरा अपना कौन सा है, लोकल गवर्नमेंट। ओके, स्थानीय सरकार। ये लोकल गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है, ये आपका कहां से लिया है, ये आपका बेल्जियम से लिया है, और बेल्जियम में इस गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या कहते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे जस्ट वी डिस्कस related to power sharing. Once again I revise, what is power sharing? It is a concept in which power is divided between the different organs of the government, levels of the government, between political parties and pressure group, and linguistic and social group, that is known as power sharing. Today we also discuss about what is political science and who is the father of political science, and the complete study of one country, that is the Belgium. In the next video lecture we will discuss about the another country, that is an island neighboring country of India, Sri Lanka. Okay, you have to watch this video and learn complete about the Belgium country. Okay, like this video and subscribe Bharat Humanities classes. Jai Hind, Jai Bharat.